हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज हिस्सा क्लासेज। और जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 10th मैथ 1 मार्च को आपको पेपर होने वाला है। उसके लिए हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए जो सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए कि आपका पहला क्वेश्चन प्रायिकता से बेटा। ठीक है, पास। ओके, क्या कह रहे हैं सवाल? देखिए ध्यान से। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो पासे को यदि एक बार फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या है सब परिमाण, क्या हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, कुल कुल परिणाम क्या होंगे यदि पासे एक पासे को हम फेंकेंगे। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल परिणाम क्या बन रहा है। ठीक है, यानी अगर कुल परिणामों की संख्या करें, ठीक है, क्या बन सकता है कुल परिणाम। एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है बेटा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, यानी कितने हुए कुल परिणाम, क्या क्या हो सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो टोटल कितने हुए कुल परिणाम बेटा हमारे 6। कितने बेटा 6 हुए। ठीक है, तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर सवाल आपको क्या दे रहा है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें अभाज्य संख्या कितनी कितनी है, कौन कौन सी है। ठीक है, अभाज्य संख्या एक क्या होगी आपके पास, 2, एक क्या होगी आपके पास, 3, एक क्या हो गई आपके पास, 5। ये क्या है बेटा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है तो एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो कितनी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो प्रायिकता एक अभाज्य संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है, पी ई बराबर। ठीक है, अगर इतना ई मान लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, अनुकूल अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो पी ई इक्वल अनुकूल परिणाम कितने बने, कितनी अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3। ठीक है, 3। कुल परिणाम कितने बेटा 6। तो पी ई बराबर 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है, एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसकी एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है बेटा, 1/2। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच देखिए क्या कौन कौन सी संख्या स्थित बेटा, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया सवाल। सेकंड नंबर भी यही लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, पी ई इक्वल कौन सी, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 और 6 के बीच, 3, 4 और 5। 3 कुल परिणाम कितने बेटा 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी भी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। ठीक है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, कितनी 2 और 6 के बीच स्थित संख्या थी, 1, 2, 3। तो अनुकूल परिणाम बेटा बन गया 3, कुल परिणाम क्या है बेटा 6। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित 12 वार्ता बंटन सारणी में आंकड़ों का समांतर मान 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है आपका एक्स आई, देखिए एक्स आई सारणी बनाते हैं और क्या एफ आई, एक्स आई क्या है, 5, 15, 25, 35, 45। 5, 15, 5, 15, 25, 35,
45। ठीक है, 5 15 25 35 45। एफ आई क्या है बेटा? 6 4 6 4 3 3 की 6 4 3 की और क्या बेटा? ओके, अब हम क्या निकालेंगे? हमें क्या निकालना? के का मान ज्ञात करना है। इसका समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या लिखते हैं बेटा? एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई। क्या निकालेंगे बेटा? एफ आई इंटू एक्स आई। तो 5 को 6 से गुणा कराएंगे। 5 छक्का 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75 और ये क्या हो जाएगा बेटा? 35 के। 35 की से गुणा करें। 45 तो नहीं 90। ठीक है, फिर समांतर माध्य निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? समेशन एफ, समेशन एफ की जरूरत होती है। इसको जोड़ते हैं बेटा। 6 और 4 10, 10 3 13, 13 13 और 2 15 और क्या है? के। तो 15 प्लस के क्या बेटा हो गया? समेशन एफ आई 15 प्लस के। इसको भी जोड़िए। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इसको जोड़िए बेटा। क्या आने वाला है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल क्या आने वाला है? जोड़ते हैं। 5, ठीक है, 9 और 7 16, 16 6 22, 22 की 25, 255 प्लस 255 प्लस 35, 255 प्लस 35 के। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई क्या है बेटा हमारे पास? 255 प्लस 35 के। एक बार और जोड़ लेते हैं। क्या हुआ? 60 30 90, 90 90 180, 180 और 75 क्या हो गया? 255। ठीक, अब हमें क्या दिया है? समांतर माध्य दिया है। तो फार्मूला लगाइए। समांतर समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसको x बार से भी प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, समांतर माध्य हमें कितना दिया हुआ बेटा? देखिए ध्यान से, समांतर माध्य हमें कितना दिया हुआ है? 21.5। समांतर माध्य क्या दिया हुआ बेटा? 21.5, 21.5 इक्वल समेशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना है? 255, 255 प्लस 35 के अब। ठीक है, अपॉन समेशन एफ आई कितना है? 15 प्लस के। क्या बेटा? 15 प्लस के। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा। क्या कराते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा एक मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 255 को 1 से गुणा कराएंगे। 255 प्लस 35 के इक्वल, अब इनका आपस में गुणा कराते हैं। तो 15 पन्ना 75 5, 15 पन्ना 75 5, 15 एकम 15, 15 7 22, 2 बचे 15 2 30, 2 32। ठीक है, कितने के बाद? दशमलव 1 के बाद 322.5 प्लस 21.5। ठीक, 21.5 के। ओके, के वाले पद को इधर लाएंगे और 255 को उस साइड लेंगे। तो 35 के माइनस 21.5 के इक्वल 322.5 माइनस 255। ओके, 35 में 21.5 बेटा करेंगे। कैसे? देखिए 35.0 लिख लीजिए। 21.5 ऐसे घटाते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 में 5 कटेगा बेटा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में कटेगा 3। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? ठीक है, 13.5 क्या है बेटा? 35 के में 21.5 के घटाया है तो क्या है बेटा? 13.5 के इक्वल। इसको घटाइए। किसको घटाना है? देखिए जरा, फिर इनको दोनों घटाइए। 322.5
322.5 में क्या कराना है, 255 माइनस करना है, कितना 255। ओके, 0.0 लिख लीजिए, ये 5 हुआ, ये 12 में 5 घटेगा 7, 7 5 12 होगा, 12 में 5 घटेगा, ये 11 बचे, 11 में 5 घटेगा क्या होता है 6। ठीक है, और ठीक है 67.5 क्या है 67.5, 67.5। ओके, तो के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के इक्वल हो जाएगा 67.5 अपॉन 13.5। ठीक है, ओके, हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। ओके, तो के इक्वल दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, आया क्या हमारे पास 675 बटे 135। ठीक है, 5 टाइम्स में कट रहा, देखिएगा 5 5 25, 5 3 15 2 17, 5 1 5 1 6, 5 टाइम्स। ठीक है, तो के इक्वल क्या आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, के इक्वल क्या आ गया 5। ओके, के का मान क्या है 5, 2023 में आया था बेटा और 2020 में आया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक, और देखिए एग्जाम के लिए यहाँ से एक सवाल 4 नंबर का पेंडिंग है। ठीक है, और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18 या माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18 या माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। नियम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले क्या कहना है, 18 और 117 के एचसीएफ को क्या लिखते हैं 18 या माइनस 117। पहला काम हमारा क्या होगा, हम 18 और 117 का एचसीएफ निकालते हैं, 18 का फैक्टर कराते हैं, 18 का फैक्टर कराएंगे 2 से, 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6 6 18। अब 117 का फैक्टर कराएंगे। ठीक है, 117 का फैक्टर कराएंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तक है 9, 13 नहीं 117। ठीक है, अब हम इनका एचसीएफ यानी एचसीएफ आप इसका 18 और 117 का बेटा क्या होगा, जो इसमें उपनिष्ठ होता है वही क्या होता है बेटा एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ होता है। यहाँ 3 देखिए 2 यहाँ और 3 2। ठीक है, यानी हमें उभयनिष्ठ क्या है 3 टाइम्स 2 दोनों में, तो क्या हो जाएगा 3 तक है 9, एचसीएफ क्या बन गया बेटा, क्या बन गया। ठीक है, एचसीएफ क्या बन गया 18 और 117 का 9 बन गया। ठीक है, तो कह रहा है इसके एचसीएफ को 18 माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो 18 और 117 का बेटा एचसीएफ 9 बन रहा है, और ये कह रहा है एचसीएफ को 18 या माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान गया। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि एचसीएफ हाँ इसका 18,117 को किस रूप में दर्शाया गया है 18m माइनस 117, और 18 एचसीएफ सॉरी 18 और 117 के एचसीएफ हमने क्या निकाल लिया है 9, तो 9 इक्वल 18m माइनस 117। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि 117 को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो 9 प्लस 117 इक्वल 18। ओके, 117 को 9 जोड़ते हैं, 9 और 7 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 126 इक्वल 18। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से m इक्वल 126 अपॉन 18। ठीक है, 18 सत्ते क्या होता है बेटा 126, m इक्वल क्या बेटा 7, m का मान क्या है हमारे पास 7। ठीक है, m का मान ज्ञात करना था। ठीक है, के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है
कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, लासा गुणे मासा, लासा मीन्स एलसीएम, ठीक है। पहली संख्या क्या है हमारे पास 18, दूसरी संख्या क्या है 117 बराबर, लासा हमें क्या करना है, लासा बेटा हमें ज्ञात करना है गुणे मासा, तो हम अभी अभी निकाले कितना आया बेटा 9 आया, 9 दुनाई 18, 2 बार से कट गया, 2 कैसे गुणा करा देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 234 बराबर लासा, यानी लासा का मान हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम इक्वल 234, ओके, यही आपका आंसर, ठीक है। 18 और 117 के एचसीएफ को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, ये हमें सवाल में बोला, तो हमने क्या किया 18 और 117 का एचसीएफ निकाल लिया, उसको इसके इक्वल कर देंगे, यहाँ से m की वैल्यू आ गई, ठीक है, फिर हम फार्मूला लगा के एलसीएम ज्ञात कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, किसी आंकड़े के माध्यक क्रमशः 20 और 22 है, बहुलक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है, क्या दिया है माध्य कितना दिया है, माध्य बराबर दिया है 20, माध्य क्या दिया है, माध्य क्या दिया बेटा, माध्य 22 दिया, हमें बहुलक ज्ञात करना, फार्मूला होता है डायरेक्ट बहुलक इक्वल 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, माध्यक को ही और क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं माध्यिका, ओके, क्या बोलते हैं माध्यिका, तो बहुलक इक्वल 3 माध्यिका मान क्या, माध्यक का मान क्या है बेटा 22 माइनस 2 गुणे माध्य का मान क्या है 20, ठीक है, तो 22 दिया 66 माइनस 20 गुनाई 40, ओके, तो ये हो गया 26, ओके, 26 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। किसी आंकड़े के माध्य क्रम से 20 और 22 से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव आने के एकदम चांस बनते हैं बेटा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, ये फार्मूला याद कीजिए, बहुलक इक्वल 3 माध्य माइनस 2 माध्य, ओके, यहाँ से आपको फार्मूला पूछ सकता है कि माध्य बराबर क्या होगा, ठीक है, इसको इधर लेके जाइए, फिर बहुलक इधर लाइए, फिर 2 को डिवाइड में लेके जाइए, ठीक है, तो यहाँ से किसी भी प्रकार का संतर का क्या फार्मूला बना लीजिए, ठीक है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार व्यास 4 सेंटीमीटर, इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या बोला है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित, ठोस खिलौना अर्धगोले के आकार का है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ठीक है, ये अर्धगोला, इसके ऊपर शंकु क्या है अध्यरोपित, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यरोपित, इसके ऊपर एक शंकु अध्यरोपित, ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यरोपित, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की जो बेटा हाइट, शंकु की हाइट h बराबर कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, ओके, शंकु की हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, और आधार व्यास 4 सेंटीमीटर, आधार व्यास क्या बोला बेटा 4 सेंटीमीटर, ये व्यास हमें दे दिया क्या बेटा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो शंकु का व्यास होगा वही किसका होगा अर्धगोले का व्यास होगा, ठीक है, व्यास 2 है तो त्रिज्या दोनों की क्या हो जाएगी 2 2 हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, आधार व्यास 4 सेंटीमीटर, इस खिलौने का आयतन क्या है, ठीक है, लगाते हैं, देखते हैं कि क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई h इक्वल कितना दिया है, h इक्वल 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर शंकु की, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या,
इन दोनों का व्यास यदि 4 है तो त्रिज्या क्या होता है बेटा 2 सेंटीमीटर। ओके, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। तो इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। लिखेंगे खिलौने खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंकुआकार भाग का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई क्यूब, अर्धगोले क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या है आपके पास, कॉमन है बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 2/3 आर प्लस एच, ओके। तो पाई आर क्या बेटा 2, तो आर स्क्वायर 2 में 2/3 गुणे आर का मान 2 प्लस एच का मान भी क्या बेटा 2 है, तो 2 दुनाई 4 यानी 4 पाई, और यहाँ से 2 दुनाई 4/3 प्लस 2, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर करते हैं 4 5, एलसीएम क्या आएगा बेटा 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 दुनाई 6, ठीक है, 3 दुनाई 6 4 प्लस 6, ठीक है, इक्वल 4 5 6 4 क्या हो गया बेटा 10/3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 होगा 40 पाई बट्टे 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो गया खिलौने का आयतन 40 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब, पाई की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, 3.14 या 22/7, ठीक है। पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, ठीक है, जबरदस्त प्रश्न बेटा। पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, ठीक है। रेखाएं जब समांतर होती हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, जब रेखाएं समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो कंडीशन ये बनती है बेटा इसका प्रतिबिंब A1/, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। देखिए यदि रेखाएं समांतर हों, तो यदि रेखाएं समांतर हों तो क्या होता है कंडीशन, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। हमारे पास क्या होता है देखिए ध्यान से, दो समीकरण, एक -x प्लस पी वाई, ठीक है, -1 इक्वल 0, पहला समीकरण। दूसरा क्या होता है पी एक्स माइनस वाई -1 इक्वल 0, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब ए बी सी क्या होते हैं पहले समीकरण के x का गुणन, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। a1 का मान क्या होगा मेरे पास, a1 का मान क्या होगा, f पहले समीकरण a1 क्या होता है पहले समीकरण के x का गुणन, x का गुणन क्या बेटा -1, ठीक है। b1 क्या है पहले समीकरण का y गुणन क्या है b, ठीक है। c1 की हमें कोई जरूरत नहीं लिखना हो, तो c1 का मान क्या है बेटा -1, ओके। दूसरे समीकरण a2 क्या है दूसरे समीकरण का x का गुणन b, b2 क्या है दूसरे समीकरण का y गुणक -1, c2 क्या है बेटा दूसरे समीकरण का अचर पद -1, ठीक है। तो इस कंडीशन को वैल्यू रख देते हैं, यदि रेखाएं समांतर हो तो क्या होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो हमारा काम इतने से हो जाना है, a1/a2, a1 का मान क्या है बेटा a1 का मान -1 बटे a2 का मान क्या है बेटा p, ओके। b1 क्या है बेटा p और b2 क्या है बेटा p, b1 का मान p, b2 का मान माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, p को p से मल्टीप्लाई कराएंगे p स्क्वायर, -1 को 1 से कराएंगे 1,
तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा रूट वन, तो पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक, पी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण u को समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, p इक्वल किसके लिए बेटा, 1 के लिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अगर हमें अपरिमेयता सिद्ध करना है, सवाल में ध्यान से समझिएगा, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करते हैं, देखते लिखते हैं कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, माना अंडर रूट 3 एक क्या है, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या। सिद्ध करना है अपरिमेय, इसका अपोजिट बेटा मानते हैं, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 किसके बराबर होगा, p अपान q के, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए, जहां p और q, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल 0, ठीक है। जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है, q नॉट इक्वल क्या होगा, 0, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, इन इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान से देखिए, p और q क्या मान लिया हमने, माना p और q सह अभाज्य संख्या है, q नॉट इक्वल 0, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपान q स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और p स्क्वायर अपान q स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर को इस साइड ले आइए तो q स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपान 3, क्या हो जाएगा बेटा, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपान 3, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 1, क्या नाम देते हैं, समीकरण 1। फिर देखिए कुछ लैंग्वेज है जो आपको देखना है, याद करना है। अगर मैं लिखता हूं कि मेरे पास लिखा है कि 4/2, तो अगर इसके बराबर मुझे कुछ लिखना है तो 2 गुना 4, तो 4/2 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी ठीक, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि p स्क्वायर का 3 से भाज्य है तो p भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। p भी 3 से, अगर p स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो p में भी 3 का भाग जाएगा, विभाजित होगी। यानी किसी संख्या के वर्ग से अगर कोई अभाज्य संख्या विभाजित होती है तो उस संख्या से भी अभाज्य संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। यानी p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा, p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा। p यदि 3 से भाज्य होगा, ठीक है, p 3 से भाज्य होगा तो कुछ भागफल भी तो आएगा, तो हम मान लेते हैं, माना k1, माना भाज्य क्या, भागफल क्या है, माना k1, ठीक है। इसको क्या नाम दे देते हैं, ठीक है। इधर देखिए p अपान क्या लिखा हमने यहाँ पे, ये लैंग्वेज में ध्यान देना है, p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो p भी 3 से विभाजित होगी। अगर p 3 से विभाजित है उसका कुछ भागफल भी आएगा, ठीक है। तो भागफल हमने क्या मान लिया बेटा, k आएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो p बराबर क्या आएगा, 3k1, समीकरण नंबर 2। p का मान अब यहाँ से देखिए, अब
पी का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, पी का मान समीकरण एक, पी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, पी का मान समीकरण एक में रखना है। समीकरण एक हमारे पास ये, यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का मान क्या है बेटा 3k1, ठीक है, पी का मान क्या है 3k1, तो ये हो जाएगा 3k1 का होल स्क्वायर अपान क्या है बेटा 3, इसको अलग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 के 1 का स्क्वायर अपान 3, काट देंगे 3 बार कटेगा तो यहाँ से क्या आएगा मेरा क्यू स्क्वायर इक्वल 3k1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 इसके बटे में ले आइए तो यहाँ से आ जाएगा क्या बेटा k1 का स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर अपान 3, k1 का स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर अपान 3, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 3, ठीक है। जैसे यहाँ लिखे थे कि पी स्क्वायर यदि 3 से विभाज्य है तो वैसे ही यहाँ लिखना है, लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित होता है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अगर क्यू 3 से विभाजित होगा, क्यू 3 से विभाजित होगा तो कोई भागफल भी आएगा, मान लिया k2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया क्यू बराबर 3k2, ओके, क्यू बराबर 3k2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 p बराबर 3k1, समीकरण 4 q बराबर 3k2, इन दोनों में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ उभयनिष्ठ भी आता है। उभयनिष्ठ क्या है दोनों में 3, देखिए क्या है 3, और स्टार्टिंग में देखते हैं कि p जहाँ p और q क्या माने बेटा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है बेटा, जिनका एचसीएफ 1 होता है, तो ये तो गलत हो गया ना बेटा, क्या गलत हो गया, हमने p और q को सहअभाज्य संख्या माने, अब यहाँ p और q का यदि हम एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, सॉरी क्या लेते हैं एचसीएफ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 3, तो ये हम लिखेंगे अब समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट, 2 व 4 से स्पष्ट है कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या, क्या है एक अपरिमेय संख्या, ओके। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है, ठीक है, ओके। 2023 में आया था। दो समीकरण हमारे पास दिए हैं, ठीक है। पहला समीकरण क्या है बेटा 2x + 3y = 11 को हल करना है। दूसरा क्या है बेटा समीकरण एक ही है, ठीक है। 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर फर्स्ट,
और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 समीकरण नंबर सेकंड क्या कहते हैं। देखिए दोनों समीकरण देखते हैं तो x के गुणांक बराबर है तो लिखेंगे कि समीकरण समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने घटाने समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर तो 2x प्लस 3y इक्वल 11 ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस फोर वाई इक्वल माइनस 24। घटाने पर बेटा चिन्ह क्या होते हैं सभी चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2x प्लस का 2x माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। प्लस का 3y ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया तो 3 और 4 7y प्लस का हो गया। प्लस का 24 है और प्लस का 11 माइनस 24 था घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं बेटा प्लस का 24 हो गया ठीक है। तो 11 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा ठीक है। तो 7 पना 35 y बराबर क्या आ गया 5 y बराबर क्या आ गया बेटा 5 y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए ठीक है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है आपका समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास 2x माइनस 4y सॉरी वो है ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखना है ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल 11 ठीक है। तो 2x प्लस 3y का मान क्या बेटा 5 इक्वल 11 है। तो 2x प्लस 3 5 15 इक्वल 11 है। तो 2x इक्वल 11 माइनस 15 ओके 3 5 15 ओके। तो 2x इक्वल माइनस का 4 प्लस का 11 है माइनस का 15 माइनस का 4 बचेगा 2 से 4 काट दो 2 बार से x इक्वल क्या हो गया बेटा माइनस का 2 x इक्वल माइनस का 2 ठीक है। ये समीकरण तो हल हो गए। क्या होगा समीकरण हल कीजिए को हल कीजिए इतना हो गया और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। अब ये आगे का पार्ट क्या लिखा है y बराबर m x प्लस 3 m का मान ज्ञात करना y का मान क्या है बेटा 5 तो y की जगह 5 रख देंगे। m का मान ज्ञात करना है x का मान क्या है बेटा माइनस का 2 प्लस 3 ओके 3 को इस साइड लाइए तो 5 माइनस 3 आएगा इक्वल गुणा कराएंगे माइनस का 2m हो जाएगा 5 में 3 घटेगा 2 इक्वल माइनस का 2m ठीक है। तो m बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन 2 2 1 कम 2 m बराबर क्या आ गया बेटा माइनस का 1 m का मान क्या है बेटा माइनस का 1 ठीक है। नेक्स्ट के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होंगे ठीक है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा ठीक है। के किस मान के लिए बताना ओके। रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल कब होते हैं जब रेखाएं क्या होती है बेटा संपाती होती हैं और निकाय क्या होता है संगत होता है तब क्या होते हैं बेटा अनंत हल होते हैं ठीक है। इसको लिखते हैं अनंत हल होने की अनंत हल ठीक है। अनंत हल होने का प्रतिबंध इसका प्रतिबंध क्या होता है अनंत हल होने का a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 ठीक है। हम दोनों समीकरण लिखते हैं पहले ओके समीकरण लिखते हैं ठीक है। पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 3y और उस साइड 4 है इधर ले आते हैं माइनस का 4 इक्वल 0 क्योंकि हमारा व्यापक रूप क्या होता है समीकरण के ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 होता है। इस टाइप का हमें बनाना होता है इक्वल में 0 रखना है ठीक है। और ये फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकंड समीकरण क्या है बेटा k प्लस 2x प्लस 6y ठीक है। इस सभी को इस साइड ले आइए 2k प्लस 4 पूरा प्लस क्या है तो माइनस 2k प्लस 4 इक्वल क्या 0 समीकरण नंबर सेकंड यहाँ से वैल्यू
लिखिए, ठीक है। एक हमारे ज्ञात करना होगा। पहले समीकरण a1 क्या है, पहले समीकरण का x गुणांक क्या है 2, b1 क्या है, पहले समीकरण का y गुणांक 3, और c1 क्या है बेटा, पहले समीकरण का अचर पद माइनस का अचर, ठीक है। a2 क्या है बेटा, दूसरे समीकरण के x गुणांक k प्लस 2, ठीक है। और b2 क्या है बेटा, दूसरे समीकरण का y गुणांक के नीचे, c2 क्या है बेटा, दूसरे समीकरण का अचर पद यानी माइनस का 2k प्लस 4, माइनस का 2k प्लस 4, ओके। अब ठीक है, इसका प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2, ठीक है। a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2, यहाँ से हम आसानी से a का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दो को ले लेते हैं, ठीक है। a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2, ओके ओके। a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है बेटा 3, b1 का मान क्या है बेटा, सॉरी a1 का मान क्या है बेटा 2, a2 का मान क्या है बेटा k प्लस 2, ओके, इक्वल b1 का मान क्या है बेटा 3, b2 का मान क्या है बेटा, b2 का मान क्या है बेटा 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3k प्लस 3 गुना 6 इक्वल 6 गुना 12, 3k इक्वल 12 माइनस 6, 3k इक्वल क्या बेटा 6, तो यहाँ से k इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 6 बटा 3, 3 गुना 6, k इक्वल क्या है बेटा 2, ओके। k इक्वल क्या आ गया 2, ठीक है। देखिए इधर से कैसे करेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट एक आखिरी प्रश्न, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बनाते हैं सवाल को, जबरदस्त सवाल है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, क्या बोला, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, ठीक है। एंगल कितने डिग्री बेटा 30 डिग्री, ओके। त्रिज्या कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर, ओ इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, ओके बेटा। और एंगल कितना दिया 30 डिग्री, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हमें ज्ञात करना है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले ज्ञात करना वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। रेडियस दिया है, ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, एंगल भी दिया है, ठीक है, आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये त्रिज्य त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा यानी एंगल कितने डिग्री है बेटा, एंगल कितने डिग्री है 30, 30 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या है बेटा, आर का मान है 4, तो 4 गुणे 4, ओके। तो इसको काट लेते हैं 0 से 0, और ये कितने बार में कट गया 12 बार में, ठीक है। और 4 3 12, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए क्या बचा मेरे पास, ये कट गया कितने बार में 12 बार में, ठीक है। और ये 4 3 12, ऊपर क्या हो गया हमारे पास 4 पाई अपान 3, ठीक है। क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4 पाई अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या क्या होगी 4 सेंटीमीटर और एंगल क्या है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, 0 0 12 3 36 4 3 12 4 पाई अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी में दूसरा प्रश्न जो बनाया बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या बोला है कि साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का ये जो आपके पास शेष बचा है, ठीक है, ये पार्ट दीर्घ त्रिज्यखंड, ये पार्ट हुआ ना बेटा,
इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चाहे आप ये पूरा एंगल बनता है 360 का, ये 30 है, तो बचे क्या बेटा, क्या बचेगा 230। 230 एंगल लगा के निकाल दीजिए। तो इसको हम डायरेक्ट निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और ये लघु त्रिज्यखंड का क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिखते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया, 4 पाई अपॉन 3। तो पाई आर का मान क्या बेटा, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 पाई अपॉन 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 चौको 16 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3। ठीक है, बटा एक करके एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16 3 48 पाई माइनस 4 पाई। ओके, 16 3 48 पाई माइनस 4 पाई। 48 पाई में 4 पाई घटाएंगे कितना बेटा, 44 पाई, 44 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 44 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज की क्लास में समाप्त होती है बेटा। बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट ये सवाल आपको मिलने वाले हैं इसी टाइप के। ठीक है, आप हमारे चैनल को लर्न विद तीस्ता क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।